हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पेपर हर में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। मैं आप सब से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ अपने विचार आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर पिछले बहुत लंबे समय से मैट्रिमोनियल वीडियोस डाले जा रहे हैं और मैट्रिमोनियल वीडियोस के लिए, मैट्रिमोनियल मामलों के लिए आप सब लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सभी के साथ कॉमन होती हैं। जैसे कि सभी ये पूछते हैं कि जब रिलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है, क्या उस स्टेज पे करना चाहिए जब तक मामला लिटिगेशन में नहीं पहुंचा है, किसी प्रकार के कोई भी केस दोनों में से किसी भी पार्टी यानी पति या पत्नी में से किसी के द्वारा भी दर्ज नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, यहां मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि यदि अभी आपका मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा है तो यही मौका है, आप अपने रिलेशन को बचा सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए। जब दोस्तों मेरे द्वारा ये सलाह लोगों को दी जाती है तो लोग कई बार ये कहते हैं कि मेरी पत्नी पिछले 6 महीने से, या किसी की 8 महीने से, या किसी की 10 महीने से, या किसी की और ज्यादा समय से मायके में रह रही है और उसने हमारे सारे फोन ब्लॉक किए हुए हैं, वो मुझसे बात ही नहीं करती है। तो कैसे हम अपना काम करें, कैसे हम उनसे बात करें, कैसे उन्हें कन्विंस करें वापस आने के लिए, प्यार से रहने के लिए। दोस्तों, यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पत्नी पिछले 6 से 7-8 महीनों से आपसे अलग है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके उसने फोन ब्लॉक किए हुए हैं, आपके मन में डर है कि यदि आप उसे लाने के लिए उसके घर पे जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत एलिगेशन लगा करके आपके ऊपर कोई गलत मुकदमा कायम कर दिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास फिर बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। ज्यादा यह है कि आप किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप ये कोशिश कर सकते हैं उसको वापस लाने की। और मैं उन सारी पत्नियों को भी कहना चाहूंगा जो इस प्रकार से फोन बंद करके बैठ जाती हैं, आप अपने फोन खोलिए, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा तभी किसी चीज का हल निकलेगा। यदि आप किसी और के बहकावे में आकर ऐसा कर रही हैं तो बिल्कुल ही गलत है। आपकी अपनी गृहस्थी आपको देखनी है। यदि आपके मन में कुछ है भी, कोई बात भी है, आपको अपने पति की कोई बात गलत भी लग रही है, तो क्लियरली उनसे कहिए, आमने सामने टेबल पे बैठ के दोनों पार्टी बात कीजिए। इस तरह से अपना अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। दोस्तों, पिछले काफी समय से मेरे वीडियोस के नीचे किसी का कमेंट आ रहा है और वो बार बार लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ है वो वापस आ जाए, मेरा बच्चा भी उनके पास है, मेरे बच्चे को लेकर वापस आ जाए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। और वो अपनी वाइफ का नाम जेहा लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि यदि वो इस वीडियो को देख रही हैं तो मेरी उनसे यही विनती है कि वो अपने पति के पास अपने बच्चे समेत वापस चले जाएं, और कुछ भी यदि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उन्हें क्लियर कर लीजिए प्लीज। अभी दोस्तों यहां तक तो ठीक है। अभी इसके बाद जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो बहुत सारी वाइफ को गलत लगे, क्योंकि इस वीडियो में इससे आगे मैं मेंस राइट की बात करने जा रहा हूं। यह बात करने जा रहा हूं कि यदि कोई पत्नी अब इसके बाद भी नहीं मान रही है, यानी कि आपने कम्युनिकेशन की हर संभव कोशिश कर ली, आप उनके घर पे फोन कर रहे हैं बट आपके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, आपने कॉमन फ्रेंड्स और रिलेटिव के माध्यम से भी पूरी कोशिश कर ली कि वो वापस आ जाएं, अपने रिश्ते को बचा लें, लेकिन इसके बाद केवल आपको धमकियां ही मिल रही हैं, आपको ब्लैकमेल ही किया जा रहा है, आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। तो ऐसे केस में अब विनतियां खत्म कीजिए। यदि आपकी वाइफ पिछले 2 साल से वहां बैठी है और आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, या 3 साल से वहां बैठी है आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, तो फिर दोस्तों आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा आप बाहर आइए, अपना दिमाग खोलिए, फिर ये रिश्ता नहीं बच सकता है। आप बुरा मानिए या अच्छा मानिए, लेकिन सच्चाई यही है कि 2 साल से जो इस रिलेशन की, आपकी, आपके बच्चों की परवाह नहीं कर रहा है, आपके लिए कोई इमोशंस उनके मन में नहीं है, तो अब वो रिश्ता कैसे बच जाएगा। तो ऐसे केस में दोस्तों अब इस तरह से डर डर कर जीना बंद कीजिए। ब्लैकमेल कर रहा है कोई तो उसको उसका जवाब दीजिए, पलटवार कीजिए, खत्म कीजिए और इस रिश्ते से बाहर आइए। यही आपके हक में है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ज्यादा सेफ है। आप तब तक अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश कीजिए जब तक 1% भी आपको चांस लगता है कि आपकी वाइफ आ सकती है, आपका बच्चा आ सकता है, आप उस रिलेशन को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन जिस स्टेज पर आपको ये महसूस हो जाए कि अब ये नहीं हो सकता, सिर्फ आपको वापस रिवर्ट में धमकियां मिल रही हैं, ये रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता, बस उस दिन सोच लीजिए कि अब लड़ना है, अब आपको पीछे नहीं हटना, अब आपको किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अब आपको किसी को सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। और यदि वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ मिलकर या किसी भी अन्य प्रकार का प्रेशर किसी भी माध्यम से आपके ऊपर क्रिएट करके, तो लड़िए, रोइए मत, आत्महत्या करने की मत सोचिए, उससे कुछ नहीं होता। वो कायरों का काम होता है। जो वीर पुरुष होते हैं वो लड़ते हैं, चाहे मामला मैट्रिमोनियल हो चाहे फिर वो कैसा भी हो।
अपने माइंड को सबसे पहले इतना मजबूत कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे रिलेशन खत्म करने के लिए क्या करना है। आप ये अपने माइंड में डालिए कि आपकी वाइफ आपके ऊपर क्या क्या कर सकती है। पहला पॉइंट ये। अब जब आप ये सोच लेंगे कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या कर सकती है, भैया एक 498 का केस डाल सकती है, एक मेंटेनेंस का केस डाल सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती है, 377 जैसी धारा आपके ऊपर लगवा सकती है, और क्या कर सकती है, चोरी का इल्जाम लगा सकती है, मार पिटाई का इल्जाम लगा सकती है। बस ये, इससे ज्यादा भी कुछ है, इतना ही है ना। तो भैया क्या फर्क पड़ रहा है, लगाने दो ना, कूल रहो आप। क्योंकि जब वो रिलेशन चल ही नहीं सकता तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। और यदि आप अपनी तरफ से कुछ भी करते हैं ना, एक लीगल नोटिस भी भेजते हैं या सेक्शन 9 भी डालते हैं या डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर ये सारे मुकदमे आएंगे। तो जब ये सारे मुकदमे आपके ऊपर आने ही हैं तो पहले से ही माइंड मेकअप करके रखिए कि ये सारे मुकदमे तो आपको लड़ने हैं, और इस तरह से लड़ने हैं कि सामने वाला थर 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 कांपे जब आप मुकदमा लड़ें। जब आप मुकदमा लड़ें, जब आप कोर्ट में जाएं, तो सामने वाले को डर लगना चाहिए कि भैया ये क्या करेगा। यहां ध्यान ये रखना है कि आपको लॉ से बाहर जाकर के कुछ भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये वो आपको फोन पे धमका रहे हैं तो आप भी वापस उनको धमका रहे हैं। और एक खास गलती मैं आपको बता देता हूं जो आजकल लोग कर रहे हैं, वो अननेसेसरी ईमेल्स वगैरह अपनी वाइफ को करने लग जाते हैं वापस लाने के लिए कि हमारा प्रूफ बनेगा कल को कि हमने इसको बुलाया था, या फिर लेटर्स वगैरह लिखने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो चीज आपको लगता है बहुत सिंपल है, हो सकता है वो लीगल नजरिए से गलत हो। और जो चीज आप अपने बचाव के लिए लिख रहे हैं मेल में या लेटर्स में, वही चीजें कल को आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट यूज हो जाएं। इसलिए यदि आप अपनी वाइफ से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन रिटर्न में कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार से ईमेल उनको भेज रहे हैं, तो वो लीगल हैंड्स पे भेजिए, प्रोफेशनल हैंड से भेजिए। पहले किसी से सलाह लीजिए, सलाह लेने के बाद उनके हैंड से वो नोटिस बना करके वहां भेजिए, अपने एडवोकेट के मार्फत भेजिए, ना कि खुद से कम्युनिकेशन कीजिए। इससे आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। ऐसे कई सारे मामले हमारे पास आए हैं और बाद में वही लिटिगेशन का आधार बन जाते हैं। उनमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे निकल जाते हैं जिनको लॉयर्स यूज कर सकते हैं आपके खिलाफ, आपकी वाइफ की तरफ से। और आजकल मैं देख रहा हूं ये आत्महत्या कर लूंगा, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मतलब कि अगर मैं दिन में इतने लोगों से बात कर रहा हूं तो उसमें से रोज कम से कम 2-3 लड़के तो ऐसा जरूर बोल देते हैं, 2-3 पुरुष ऐसा जरूर बोल देते हैं कि बस सर मैं तो आत्महत्या करने वाला था और मेरे मन में ख्याल आ गया था। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं। तो भाई एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऊपर वाले के दिए हुए एक अनमोल गिफ्ट को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि ये जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये जिंदगी बहुत समय बाद जब उस ऊपर वाले की दया होती है तब वो हमको देता है, वो भी चंद लम्हों के लिए, कुछ सालों के लिए। उसके बाद हमको यहाँ से जाना पड़ता है। तो जो ऊपर वाले ने ये मौका, ये उपहार आपको दिया है, इसकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, इसका आदर कीजिए, इसका सम्मान कीजिए। और ये जो सबसे बड़ा गुनाह है अपनी जिंदगी खत्म करने वाला, इस गुनाह से बचिए। इस गुनाह के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यदि कोई आपको रुला रहा है, यदि कोई आपको धमका रहा है, यदि कोई आपको डरा रहा है और आप वास्तव में समझते हैं कि आप पुरुष हैं, तो आपके अंदर यह मादा होना चाहिए कि आप वापसी जवाब भी देंगे, और न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय को छीन के लेंगे। सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए कि सामने वाला अगर आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए, बैठिए, लिखिए कितने सेक्शंस पे आप मुकदमे कायम कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि 1 साल में, 2 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका रिलेशन वापस ट्रैक में चलने लगेगा, तो भैया गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई 2 साल से आपसे अलग रह रहा है तो अभी आपको लगता है कि वो म्यूचुअली आपसे अलग हो जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। या तो फिर आपने जितना पैसा कमाया है, अपने बच्चों के लिए जोड़ा है, वो सारा पैसा उठा करके सेटलमेंट के नाम पे दे दीजिए, तब आपका काम चल सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने हक का पैसा अपने पास रखें, किसी को भी नाजायज पैसा न दें, तो फिर उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जितना पैसा आप देने वाले हो भैया उसका 1/10 लगा के केस दर्ज कर दो, मामला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जब कोई भी कंप्लेंट केस फाइल करते हो दोस्तों, पुलिस तो देखिए आपकी एफआईआर नहीं लेगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन कंप्लेंट केस के लिए किसी भी प्रकार से आपके ऊपर रोक नहीं है। आप 1 दायर कीजिए, 2 दायर कीजिए, 10 दायर कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप केस दायर कीजिए। सामने वाले को जब भागना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, उसकी भी लाइफ स्पॉइल होगी, तब जाकर के सेटलमेंट पे सामने वाली पार्टी आएगी, टेबल पर बैठने को मंजूर होगी और आपसे बोलेगी कि हाँ भाई बता क्या करना है, कैसे इस चीजों को खत्म करना है, कैसे इन चीजों को निपटाना है। उस समय पे आप अपनी भी शर्तें रखेंगे और आप अपनी शर्तों पे मामलों को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, भगवान ने जो हमें पुरुष बनाया है ना, तो हमारे अंदर पुरुषार्थ भी रखा है, और वो जो पुरुषार्थ है उसका प्रयोग कीजिए। किसी को सताने के लिए नहीं,
किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि कोई हमें सता रहा है, हमें परेशान कर रहा है, तो उस पुरुषार्थ का प्रयोग कीजिए, उस शक्ति का प्रयोग कीजिए। हमें जो एक्स्ट्रा बल मिला है उस ऊपर वाले की तरफ से, उसका प्रयोग कीजिए। आप चाहें तो आप किसी को भी झुका सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सब कुछ आपकी मेंटल स्टेट पे। अभी बहुत सारे जो इस वीडियो को देखेंगे वो देखना भी, आप इसके नीचे आके कमेंट करेंगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भैया कैसे नहीं होता है, आप मुझे समझाइए कैसे नहीं होता है। होता है, सब होता है, लेकिन उसे करने के लिए पहले आपको उतना मजबूत अपने दिमाग को करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है, यदि आपके पास साधन नहीं है, उसके बाद भी सब कुछ आपके फेवर में हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आपका माइंडसेट बना हुआ हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, आपने सोचा हुआ हो कि आप कर सकते हैं। यदि आप पहले से सोच के चल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, तो मेरे भाई सारे साधन होंगे, जितने भी पैसे होंगे, कुछ भी आपके पास होगा, आप फिर भी नहीं कर सकते। पूरी लाइफ आप डरते रहेंगे और 10 साल के बाद जब मुकदमों का रिजल्ट आएगा वो भी वाइफ के फेवर में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? बड़े हुए, स्ट्रगल किया, किसी तरह से जॉब या बिजनेस सेटल किया, आधी लाइफ तो उसमें चलेगी। उसके बाद शादी कर ली और जो बची हुई लाइफ थी 15-20 साल वो मुकदमों में निकाल दी। उसके बाद जब उस मुकदमे खत्म हुए, उसके बाद पैसे देकर के सेटलमेंट किया और उसके बाद जब देखा आईने में खुद को, तो भैया हम तो बूढ़े हो गए थे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ना तो हमें कोई लड़की मिल सकती है अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करने के लिए, ना हमारे बच्चे पास है, बच्चे भी अब तो बड़े बड़े हो गए, वो भी अपनी चलाते हैं, अब कौन हमारे कहने सुनने में है। तो भैया लाइफ में क्या पा लिया फिर आपने? लाइफ में आपने कुछ पाया ही नहीं, आप खाली रह गए भाई। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो, आप अपनी जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जो जवानी का पीरियड होता है वो तो स्ट्रगलिंग में निकल जाता है कि कुछ ना कुछ हर एक आदमी करता है। लेकिन एटलीस्ट भाई कम से कम जब आप 25-26 साल की आयु में आ जाते हैं, आप शादी करते हैं, तो उसके बाद कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि उसके आगे की जो लाइफ है वो स्मूथ चले। लेकिन शादी के बाद तो फिर भाई और बवंडर फटते हैं। शादी के बाद तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अगर आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है तो बहुत ही बढ़िया, यदि नहीं चल रही है भाई तो इससे बाहर निकलना सीखिए। हर चीज को मैनेज किया जा सकता है, चाहे वो पुलिस में आपकी रिपोर्ट हो, चाहे वो आपकी वुमेन सेल में रिपोर्ट हो, चाहे वो कोर्ट में आपके मामले हो, चाहे वो काउंटर केसेज हो, सब कुछ हो सकता है। बस आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, आपका माइंड सही तरीके से काम कर रहा हो। मैं ये मानता हूं, मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं कि साधनों की भी उतनी जरूरत नहीं होती जितनी की आपके माइंडसेट की होती है। तो जिस दिन आप अपना माइंडसेट ये बना लेंगे कि आपको झुकना नहीं है, डरना नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आना है, सेटलमेंट नहीं करना है और वापसी पलटवार करना है और उसमें जीत अपनी सुनिश्चित करनी है, उस दिन आपको जीतने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो जितने भी लोग परेशान हैं अपनी शादीशुदा लाइफ से और इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, वो अपने विचारों को पहले बदलिए। पहले वो मंथन कीजिए, अपने मन में आत्मचिंतन कीजिए, सोचिए कि आपके पास कितनी पावर है, आप क्या क्या कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा। आपको याद होगा ना कि पावर को याद दिलाना पड़ता है। हनुमान जी को भी पावर को उनकी याद दिलाया गया था कि भाई आपके पास ये पावर है। जब उनको अपनी पावर याद आ गई तो उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इसी तरह से आज वो समय आ चुका है जब पुरुषों को उनकी पावर याद दिलाई जाए कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और यदि आपने सोच लिया कि आप ये कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लॉ आपके लिए भी है, कानून आपके लिए भी है। जब तक नहीं लड़ रहे हो तब तक मत लड़ो, रिलेशन बचाओ। लेकिन जिस दिन लड़ रहे हो तो ऐसा लड़ो कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि ये नहीं लिखना पिटीशन में, वो नहीं लिखना पिटीशन में। खुल के लड़ो फिर, और ऐसा लड़ो कि सामने वाला माफी मांगने को मजबूर हो, पैरों में गिरने को मजबूर हो। हमने हजारों को झुकाया है, आप भी झुकाइए। बाकी दोस्तों अपना अपना मानने का नजरिया है। मेरा जो नजरिया है वो मैं समय समय पर आपके सामने रखता रहता हूं। मेरा नजरिया यही है, मेरा काम करने का तरीका यही है। जिस दिन मैं कोर्ट में या कोर्ट के बाहर ये सोच लेता हूं कि भाई अब मुझे लड़ना है, तो उस दिन फिर मुझे सिर्फ लड़ना है। फिर मैं कॉम्प्रोमाइज या टेबल पे कभी सेट नहीं करता मामले, फिर मैं लड़ता हूं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको भी लड़ना है। जब आप लड़ते हैं तो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अनुचित मांगे कि भाई ऐसा है अपने माँ बाप को छोड़ दो, मेरे साथ रहो, मेरे को एक अलग से फ्लैट लेकर के दो फला फला सिटी में, तब मैं रहूंगी, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, जो मैं चाहूं वो काम करूंगी, तुम मुझे रोकोगे नहीं, तुम मुझे लिख करके दो तब मैं तुम्हारे साथ आकर के रहूंगी। अरे तुमने शादी करी है, ये क्या करा है? अगर तुम्हारा पति नौकरी कर रहा है और वो किसी भी तरह से जो भी कमा रहा है उस पर कम से कम आप ऐसी डिमांड्स तो मत रखिए कि सामने वाले को ये समस्या हो जाए कि वो अब अपनी नौकरी करे या आपकी इन मांगों को पूरा करके आपको विलासितापूर्ण लाइफ वो दे। और यदि आप विलासिता ही चाहती हैं, लग्जरी चाहती हैं, तो फिर आप शादी से पहले इस बात पे विचार कीजिए कि इस व्यक्ति से शादी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन शादी करने के बाद उसको इस प्रकार से टॉर्चर मत कीजिए, उसको इतना परेशान मत कीजिए कि एक समय आने पर ज्वालामुखी फूटे और फिर वो जो उसमें से लावा निकलेगा वो सबको जला दे।
अभी जो भी मैं बोल रहा हूं ये उन सब महिलाओं के लिए है जो कि झूठे मुकदमे दर्ज करती हैं, उन महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि ऐसा नहीं करती हैं। इसलिए अननेसेसरी इन चीजों को पर्सनल अपने ऊपर कोई ना ले। वैसे भी किसी भी वीडियो में बताई गई चीजें जनरलाइज फॉर्म में होती हैं, अब आप उसको जनरलाइज ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा है। यदि आप पर्सनली अपने ऊपर लेते हैं तो वह आपकी मैच्योरिटी और आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाती है कि आप कितने विद्वान हैं, कितने बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों में उलझना बंद कीजिए, माइंड सेट करना सीखिए, या तो इस साइड या तो उस साइड, बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच का कोई मतलब नहीं, नो इमोशंस। तो दोस्तों बस यही बात मैं आपसे आज करना चाहता था। और यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।